दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गुप्ता, मेरे साथ जिन्होंने वर्षों तक राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया और आज से शायद 18 साल पहले दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के जब अध्यक्ष थे तब मुझे उन्होंने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, डॉक्टर हर्षवर्धन। और वर्षों से मैं जिन्हें एक बहुत ही असाधारण कार्डियक सर्जन करके मानता हूं और जिनका हमेशा सम्मान करता हूं, ऐसे डॉक्टर नरेश त्रिहन जी, मैं वैसे कई बार जब मुझे लोग इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने आते हैं, मैं जब इस प्रकार की कहता हूं जिसका मेरे अपने क्षेत्र से कोई सीधा संबंध नहीं, तो थोड़ा बहुत संकोच होता है। लेकिन पिछले दिनों में मुझे स्मरण है कि जब डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था और वो पहले एशियन थे कि जिनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पुस्तकों की जो मुझ में रुचि है उसके कारण तुरंत मैंने उनकी एक पुस्तक मंगा करके पढ़ने की कोशिश की और उसमें मैंने पाया कि उन्होंने कहा कि देश के लिए अर्थशास्त्री जो कुछ कर सकते हैं वो मैंने अपने करने की कोशिश की है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश की उन्नति, विशेषकर भारत की उन्नति, उसका संबंध हमारी आर्थिक नीतियों से इतना नहीं। महत्व है, लेकिन अगर किसी क्षेत्र का सबसे अधिक महत्व है तो मैं दो क्षेत्रों का नाम लूंगा, एक हेल्थ केयर और एक एजुकेशन। स्वास्थ्य की चिंता और शिक्षा, इन दोनों को मैं आर्थिक नीति हमारी क्या है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। और तब से लेकर के, क्योंकि शासन से कुछ न कुछ संबंध रहा, केंद्र में भी रहा, प्रदेशों में भी रहा, मैं इस बात पर हमेशा बल देता हूं कि इन दो क्षेत्रों की खास चिंता करें। और इसीलिए जितने सारे कार्य हैं, व्यवसाय हैं, उनमें भी मैं मानता हूं कि जितना महत्व चिकित्सक का है और अध्यापक का है उतना किसी और का नहीं हो सकता। और इस कारण ही अगर इन दो क्षेत्रों में से कोई मुझे आमंत्रित करता है तो मैं कोशिश करता हूं कि वहां जाऊं, लोगों से मिलूं और न तो कुछ न कुछ सोच करके, समझ करके आऊं। मैं जैसे मैं सुन रहा था त्रिहन जी को ध्यान से, तो मुझे लगा कि इनॉग्रल स्पीच तो ऐसी होनी चाहिए जैसे उन्होंने की। मैं कुछ आपको थोड़ी सिखा सकूंगा, मैं तो इतना ही सिखा सकूंगा कि भाई हेल्थ केयर की चिंता करो, और जो बातें उन्होंने कही उनको एक पूरी बिल्कुल विकसित
हेल्थ केयर की स्कीम के रूप में दिल्ली के सामने ही नहीं, केंद्र के सामने भी रखूं तैयार करके कि क्या कुछ करना चाहिए। मैं स्वयं तो मैं आपको बता सकता हूं कि पहली बार एक यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस में कुआलालंपुर गया था। पहली बार मैं केंद्रीय सरकार में आया था, मुरारजी भाई की सरकार थी, और मुझे काम दिया गया था उस समय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग था, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के नाते मैं यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस में कुआलालंपुर गया था। और कुआलालंपुर में वहाँ के जो राजदूत थे भारत के, उन्होंने एक मेरे सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें स्थानीय लोग भी थे काफी, और उन स्थानीय लोगों से बात करते करते उनमें से एक ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ पर जितने लोग संपन्न हो जाते हैं वो रिटायरमेंट के बाद जाकर के प्राय यूरोप के किसी देश में बसते हैं। कोई जाकर के फ्रांस में रहता है, कोई जाकर के यूके में रहता है, कोई जर्मनी में, कोई कहीं यूरोप में चले जाते हैं संपन्न होकर रिटायर करने के बाद। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी अगर बीमार हो जाए और डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर उन्हें कहे कि तुम्हारी किडनी काम नहीं कर रही और अगर तुमने और देर की तो दूसरी भी काम करना बंद कर देगी, इसीलिए तुरंत इलाज कराइए, तो वो फिर वहाँ फिर से किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता ऑपरेशन करने के लिए, वो तुरंत टिकट लेता है कुआलालंपुर का और वापस आकर के यहीं पर ऑपरेशन करवाता है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, और आपका इसका मतलब है कि आपके यहाँ के डॉक्टर्स इतने काबिल हैं, इतने योग्य हैं कि उनको विश्वास होता है कि मैं कुआलालंपुर जाऊँगा तो ही मेरा ठीक इलाज होगा। ये तो बहुत आपके लिए बहुत खुशी की बात है, खुशी की बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे डॉक्टर नहीं है, ये आपके डॉक्टर हैं। और उन्होंने कहा कि यहाँ प्राय जितने सर्जन्स हैं वो सब भारत के हैं और प्राय उनमें अधिकांश सिख हैं, और इसीलिए अगर वो ऑपरेशन करवाता है किडनी का, किडनी निकलवाता है, कुछ भी करता है, तो अगर उसने अपना एनेस्थीसिया में से निकलने के बाद देखा कि हमारा डॉक्टर जो है वो तो पगड़ी वाला, दाढ़ी वाला एक कोई सिख है, तो मन में तसल्ली होती है कि किडनी ही निकाली होगी और कुछ नहीं निकाला। अब दिस इज आई एम टॉकिंग ऑफ 1977। तब मैं पहली बार केंद्र सरकार का मंत्री बना था, तब की बात कर रहा हूं। और उसके बाद तो लेकर के जब भी कभी विदेश जाना होता है तो वहां कितनी साख सुनता हूं भारत के डॉक्टर्स की, वो अमेरिका हो चाहे यूके हो चाहे यूरोप के और देश में हो, तो उससे मन में बहुत खुशी होती है। और तब जरूर कभी कभी तुलना करने लगता हूं कि भाई यहां पर डॉक्टरों के बारे में इतनी इज्जत क्यों नहीं, और उसमें ये सारे फैक्टर्स भी आते हैं जो जिनका उल्लेख अभी अभी डॉक्टर त्रेहन ने किया, और मैं उसको एक क्षेत्र से कन्फाइन नहीं मानता। मेरा अपना अनुभव जो है सरकार का, उसमें 1947 के बाद से लेकर के 47 में हमको आजादी मिली, और 47 में आजादी मिलने के बाद हमने 1950 में संविधान स्वीकार करके और कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्वीकार की, और लोकतंत्र स्वीकार करना उस समय कोई आसान बात नहीं थी। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, खास करके पश्चिम के लोग, खास करके यूके के लोग, उस समय जो सबसे बड़े नेता माने जाते थे इंग्लैंड के, जिन्होंने हम पर राज किया, उस चर्चिल ने जो मजाक उड़ाया भारत का, कि ये भारत क्या डेमोक्रेसी बनाएगा,
और डेमोक्रेसी में जिस देश में करोड़ों की संख्या में लोग अपना नाम नहीं लिख सकते, हस्ताक्षर नहीं कर सकते अंगूठा लगा के, उस देश में डेमोक्रेसी से कैसे सफल होगी? और तब ये चर्चा चलती थी, ये डेमोक्रेसी तो इसलिए अपना ली कि पंडित नेहरू के यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, बड़ा प्रभाव है और उनको डेमोक्रेसी पसंद है, इसीलिए डेमोक्रेसी हो गई। उन दिनों की मुझे याद है अच्छी तरह से कि चर्चा जो चलती थी वो ये नहीं चलती थी कि नेहरू के बाद कौन, हु आफ्टर नेहरू, इसकी चर्चा कम चलती थी। चर्चा ज्यादा इस बात की चलती थी व्हाट आफ्टर नेहरू, नॉट हु आफ्टर नेहरू। क्या लोकतंत्र बचेगा या खत्म हो जाएगा जैसे बाकी सब डेवलपिंग कंट्रीज में खत्म हो गया? मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उस समय पर जो अनुभव मुझे कुआलालंपुर के बारे में मिला या जो रिपोर्ट मुझे मिली, वो कितनी हमको आह्लादित करती थी, खुश करती थी, प्रसन्न करती थी और विश्वास दिलाती थी कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स की कम से कम साख ऐसी है कि जिसके आधार पर सारी दुनिया हमारी तारीफ करती है। और मैं इसीलिए आपको कहने आया हूं कि ये मत समझिए, एक बार अगर सरकार के दिमाग में ये बात आ जाए कि हम ही देश का भला कर सकते हैं, तो एक एक क्षेत्र में यही होता है। इट इज नॉट कन्फाइन ओनली कि जिसके कारण आज तो लोग कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में आया 91 से लेकर के, और वो कोई मनमोहन सिंह जी को उसका देता है, प्रशंसा उसकी करता है, कोई नरसिंह राव की करता है, कहते हैं कि उनके कारण हुआ। अब वही पहले भी थे, लेकिन पहले कुछ नहीं हुआ था। मैं इस बात का जिक्र केवल इसलिए कर रहा हूं कि ये भ्रम कभी भी शासन में आए हुए लोगों को नहीं आना चाहिए कि सरकार में हम हैं इसीलिए हम ही सब ठीक कर सकते हैं। ठीक अगर कोई बात होती है तो कुल मिलाकर के उस जनता के लोगों के पोटेंशियल पर होती है। यहां तक कि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र अगर वास्तव में हमारे इतिहास में संकट में आया तो 75 में आया।